लेक्चर्स में गुरुदेव ने जो शब्द मेरे दिमाग को एकदम नॉक कर गए, डीएनए, डीएनए, डीएनए कई बारी बोला और उसके ऊपर पूरी चर्चा चल रही थी। तो मुझे समझ में आने लगा कि अच्छा, ये कुछ सिर्फ ऐसा नहीं है जो मैं बिल्कुल समझने की कोशिश भी ना करूँ। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रही हूँ, तो हम लोग हमेशा बहुत फ़ोकस लाइफ़ जिए हैं और ईमानदारी से कुछ सीखने के लिए बहुत उत्सुक रहे हैं। तो वही बुद्धि मेरी कि मुझे गुरुदेव को सुनते ही चले जाना है और सुनती गई, समझती गई कि ये चल क्या रहा है। बार-बार सुनती, रात भर सुनती, कहीं भी हूँ, जैसे समय लगा तुरंत सुन लिया। और चिकित्सा के वो वीडियोज़ जिसमें थोड़ा फ्रैंटिक लोग हो जाते हैं, जिसकी मुझे उस वक़्त समझ नहीं थी, उनको देख के मैं थोड़ा डर भी जाती थी। लेकिन वो कभी नहीं हुआ कि मम्मी को फ़ोन करके बोलूँ ये सब मुझे क्यों भेज दिया? ये नहीं हुआ। और उसके बाद फिर गुरुजी ने अपने शुरू-शुरू के वीडियोज़ में डीएनए मॉडल के ऊपर बीमारी को कैसे कनेक्ट किया है, सूक्ष्म लेवल में कैसे उसको एक्सप्लेन किया है, ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। वेरी इम्प्रेसिव। एंड मैं उस जगह पे खड़ी हूँ, जो मैं सूक्ष्म को सुनने की, समझने की पूरे भाव से कोशिश कर रही हूँ ईमानदारी से। और मुझे मेडिकल साइंस का इधर का पूरा पता है। ये इधर मेरी सोच है, इधर की भी, दोनों चलने लगा आपस में। अब दो जो चल रहा है और मेरा जो रोल है मेरे विभाग में, वो कुछ लाइलाज टाइप के बच्चे और उनके भी डीएनए में अंदर झाँक के देखना कि चलता क्या है उधर। तो मैं समझ रही थी चीज़ों को कि गुरुदेव कैसे कहते हैं। फिर बात आई कि गुरुदेव ने कहा कि डीएनए जो होता है, मैं आपकी सबकी सहूलियत के लिए मैंने इतना ही बनाने का टाइम लगा मुझे और मैं बना सकी हूँ। आपको दिख रहा है या मैं दीदी अपनी सेटिंग चेंज करूँ? हाँ दीदी, एक्चुअली वो आपने वर्चुअल बैकग्राउंड लगाया ना, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। जी जी, अब ओके है। जी जी, ठीक है? नाउ वी कैन सी इट। तो हाँ, बहुत गुरुजी ने बढ़िया। कहा ये है हमारा डीएनए, ठीक है? और ऐसा हमारे शरीर में बहुत सारा होता ही है और यही है मेमोरी का आधार। जनरेशंस टू जनरेशंस परिवार में चलता चला जाता है। गुरुजी ने कहा कि इस डीएनए के भीतर होते हैं पूर्वज और जब पूर्वज भीतर बैठे होते हैं तो बाहर से आप कितनी भी चिकित्सा कर लो, ऐसे होता है जैसे कपड़े पर से ऊपर से धूल झाड़ दिए, अंदर का मैला अंदर ही बैठा हुआ है। बात मुझे साइंटिफिकली समझ में आने लग गई। फिर गुरुजी ने कहा कि अंदर पूर्वज बैठे हुए हैं और बाहर इस डीएनए के, इसके बाहर में यहाँ पर सारे प्रेत बैठे हुए हैं, साइड साइड। वो मुझे क्यों समझ में आने लगा कि अंदर की प्रॉब्लम जो होती है, जो बच्चों में हम रीड करते हैं और बाहर वो बीमारियों के रूप में दिखाई देती है और पूरा पूरा डीएनए हम लोग पढ़ते हैं। फिर ये बात आ गई। फिर उसके बाद देखा हमने कि बहुत सारी चीजें हैं, जो जितना ज्यादा डीएनए दूषित हुआ है, उतना भयंकर या लाइलाज बीमारी है, उतना ही वो अज्ञात है, ऐसे कह सकते हैं। इस डीएनए और गुरुजी के ये कहने के आधार पर मॉडर्न मेडिकल साइंस में जितनी लाइलाज चीजें हैं, सबको समझा जा सकता है। और अगर ये ठीक किया जा सके, तो फिर बीमारी को भी रोक के ठीक करने के रास्ते में ला सकते हैं। मुझे ये चीज़ समझ में आ गई। फिर उसके बाद गुरुजी चिकित्सा करते हैं। अब चिकित्सा, जैसा कि पता है, लगातार चाहे मॉडर्न मेडिकल साइंस हो, चाहे ईश्वरीय चिकित्सा हो, लगातार इसका विकास होता जा रहा है। तो विकास होते-होते पूर्वज और प्रेत और फिर स्मृति चिकित्सा तक बात आ चुकी है। मैं स्मृति चिकित्सा को इसी डीएनए और डीएनए मॉडल और इसके दोष के रूप में फिट करके देख पाती हूँ और इससे हर कुछ एक्सप्लेन किया जा सकता है, हर कुछ। बात वहां की आई कि मैंने इसको समझना शुरू किया। अब एक बार जो बाबा जी का चित्र मुझे दिख गया था, व्यस्त जीवन बहुत जीते हैं हम लोग, मेरा इतना पूजा पाठ बैठ के नहीं हो पाता है, लेकिन मैं क्या बाबा जी को याद कर पाऊंगी? बाबा जी ही आ गए और मुझे ऐसे जैसे कहते हैं ना कि अच्छा तुम गिरने वाली हो, ऐसे थाम लिया, या कह लो तुम कुएं में गिर गई हो, गुरुदेव कुएं में उतर के तुम्हें निकाल ले जाएंगे।
हम साधारण मनुष्य या कर्म भोग कहिए, प्रारब्ध कहिए, कुएं में गिर गए। मालूम नहीं, अंधकार दिख रहा है, दुनिया बाहर होगी, हम अकेला हैं इधर, हमारे साथ ही क्यों हुआ ऐसा? तमाम प्रश्न। लेकिन वो बाबा का उतरना और मुझे उसमें से निकाल ले जाना, वो बिल्कुल एक अनुभव में ऐसा बैठा मेरे कि फिर पहले बाबा ने सँभाला, फिर मैंने, आप लोग उसको नमन कहते हैं, लेकिन मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने को कि मैंने क्या किया। मैंने शुरू किया कि बाबा जी ने सँभाल दिया, उन्होंने सँभाला। मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं उनका नमन कर सकूँ। मैं ऐसी थी, हर चीज़ में क्यूरियोसिटी, हर चीज़ में कौतूहल कि क्या है ये, कैसे समझना है। बाबा सँभालते गए, अनुभव में आता गया और मेरा जो है ध्यान उस तरफ, भाव बढ़ते ही उतरते चले गए कि बिना बाबा के तो कुछ नहीं। जिस स्थिति में बाबा जी ने सँभाला था, उस स्थिति में रात के सोने से लेके सुबह जगने तक सब दुश्वार था। फिर एकदम से रोशनी जो आई, वो आई ही और वो अंदर ही समाती चली गई। सबसे पहले मुझे बदल दिए, फिर संसार भी बदलने लग गया मेरे आस-पास। इतना सुंदर, इतना सुंदर। ये मेरा अनुभव है। फिर 2019 से लेकर 2021 तक कोविड की वजह से घर से काम होता था काफ़ी कुछ, तो मैं दरबार के वीडियोज़ काफ़ी देखने लग गई। फिर चिकित्सा और इतना इम्प्रेसिव लगने लग गया और फिर मैंने 2021 में ही 12 मई को ज़ूम में गुरुदेव से मेरी पहली मुलाकात हुई और वो पूरा सेशन मुझे याद है 80-85 मिनट चला था और गुरुदेव, मतलब ऐसे लग रहा था कि काफ़ी वेटिंग के बाद ये मुलाकात हुई है और सब बहुत ही अच्छा चल रहा है। फिर बाबा जी ने मुझे मौका दिया, मैं दरबार गई। दरबार गई तो मुझे नहीं मालूम था, मैं 5 दिन के लिए भारत आई थी, कि मैं क्या प्रक्रिया करके आऊँगी उधर से। पर मुझे दिख रहा था कि मैं 5 दिन भी बहुत मुश्किल से जुटा पाई हूँ। जाओ, चली जाओ। गई वहाँ तो पता चला कि 1 दिन की प्रक्रिया नई-नई खुली है एंड मैं सेकंड थी जिसने 1 दिन की प्रक्रिया की थी। तो उसमें भी बाबा जी ने मेरी सुविधा, मेरी सहूलियत, मेरी कठिन आसान परिस्थिति में से रास्ता निकाल के मुझे भारत बुला लिया। वहाँ गई तो गुरुदेव के सामने गई तो गुरुदेव ने कहा, "आ गई चित्रा?" और बहुत ज़ोर से हँसने लगे। बोले, "हाँ, हाँ, हाँ।" चित्रा जी को खींच लिया गया। तो ऐसे-ऐसे तो अनुभव हुए हैं। और उसके पहले बताऊँ तो क्योंकि 2 ढाई साल एकदम यहाँ लटक गई थी, बाबा अनुभव में आते रहते थे, मैं पूजा-पाठ करती नहीं थी, लेकिन प्रेमी उनकी हो चुकी थी, इम्प्रेशन तो बन चुका था। तो मैंने सोचा कि मैं जा तो रही हूँ दरबार पहली बार, क्या ले जाऊँ जो यूनाइटेड स्टेट्स ले जाऊँ, बाबा जी के लायक हो, लेकिन यहाँ मिलेगा क्या, जो उनके लायक होगा? मैंने सोचा कुछ बनाती हूँ। मैं बनाने लग गई। एक बड़ा-सा बाबा जी को ओढ़ने के लिए बनाया और उसके साइड में कुछ हाथ हाथ का काम करना था मुझे। अब चित्रा सुई धागे वाली तो है नहीं। अब चित्रा को मिल गया ये कि इंटरेस्ट है, ये करना है। अब सुबह के 4 बज रहे थे, अब यात्रा का दिन भी करीब आ चुका था, मुझे ये करना है और सुई में धागा ही ना जाए। बाबा जी मैं करूँ क्या? ये इच्छा ही क्यों दे दी जो मुझे ये करना है, हो ही नहीं रहा। क्या करूँ? ये हो ही नहीं रहा, मैं करूँ क्या? फिर मुझे याद है 1-2 बार मेरे हस्बैंड से मैंने हेल्प लिया कि आप सुई में धागा डालो और उसके बाद बेचारे वो भी उठ के चले गए सोने। मुझे लत तो मुझे लगी थी ना, मुझे बैठ के करना है ये। मैं बैठी और उसके बाद जो बाबा सुई में धागा डालना शुरू हुआ और हर बार वो धागा गया, बहुत बड़ा दुपट्टा और उसके 4 साइड सब बन गए। बिल्कुल मुझे लगा ही नहीं कि आँखों ने संघर्ष किया है। आई कुडन्ट बिलीव इट, आई कुडन्ट बिलीव इट। ये हुआ है। वहाँ गई, गुरुदेव को बताया, बहुत हँसने लग गए। मेरे दरबार पहुँचने से पहले ये हुआ। तो बाबा जी हैं और अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि जिन लोगों से पहले आपको बहुत चैलेंज होते थे, चाहे वर्क पर हो, चाहे और आस-पास की चीज़ों में हो, वो सारे ऐसा लगता है जैसे मेरे तरफ ही खींचे चले आ रहे हों, हर कोई मेरी मदद करने के लिए ही बना हुआ हो, ऐसा हो चुका है। और करनी कराने वाला कौन है? बाबा जी।
मैं तो अपने आप को माध्यम तक नहीं मानती। हो सकता है लोग सोचते हैं कि मैं पढ़ी-लिखी हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। मुझे हर प्रकार का जो अनुभव मिला है, तो अब तो मरीज़ हो, मरीज़ के रिश्तेदार हों, आस-पास के लोग हों, कोई मीटिंग हो, साथ वाले लोग हों, हर कोई ऐसे लगता है जैसे कि मेरे अंदर बाबा जी का भाव है, इस चीज़ को कहीं न कहीं से वो पकड़ लेते हैं और हर कोई मदद करता है। हर कोई मेरी सहायता में होता है। इतना सुंदर, इतना सुंदर। हुँ, हुँ। अनुभव पर्सनल लेवल पे और बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग जिस देश में रहते हैं, वहाँ प्राइवेसी बहुत बड़ा इश्यू होता है। इसलिए किसी का नाम, कोई मेडिकल डायग्नोसिस ये सब मैं यहाँ नहीं कह पाऊँगी। जी। बट हाँ, पर जिस डीएनए मॉडल को मैंने आपको दिखाया, उस टाइप की चीज़ें पर्सनल लेवल को भी छू चुकी थी। मैं तो हर चीज़ की डायग्नोसिस समझती, देखती, करती हूँ। मालूम है कि यही हमारी लिमिट है मॉडर्न मेडिकल साइंस की। इसके आगे नहीं कुछ हो सकता है, ये भी मालूम है। लेकिन गुरु मिल गए, उसके अंदर उन्होंने झाँक लिया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा आश्वासन है मेरे लिए। ये कर्म भोग है, प्रारब्ध है, जन्म-जन्म की यात्रा है, लेकिन कुछ तो सबसे जो अच्छा हुआ है मेरे साथ, वो ये हुआ है कि मुझे दरबार मिला है। मुझे ऐसे गुरुदेव मिले हैं, जो माँगती तो मैं बाबा से हूँ, बाबा से बिना कहे सब वो जान चुके हैं, जवाब देते हैं श्री गुरुदेव। ऐसा दरबार मिला है। इतनी बार अनुभव में आया है कि मूरत देखो, फ़ोटो देखो, ख़्याल में देखो, बाबा जी को कुछ सोच भी दो, यदि गुरुदेव से मुलाकात होगी तो उस संदर्भ में बात चली जाएगी अपने आप। हुँ। तो शरीर उनके 2 हैं, रूप दिखते हैं 2, बट अनुभव ऐसा मैच कर देता है चीज़ों को कि आप उसको डिनाय नहीं कर सकते। आप उसको डिनाय नहीं कर सकते। बहुत अनुभव हुए हैं, बहुत। अभी परसों-नरसों की बात है, सपने में गुरुदेव थे, मैंने लिख दिया, मैंने कहा गुरुजी आज आपका दर्शन हुआ, बहुत सुंदर अनुभूति थी। तो उधर से आशीर्वाद भी आया था। हुँ। बहुत मतलब मुझे कहते हैं ना कि हम आप सबके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उनका वही नाम है, जी। चाहे हम माने ना माने। उसी प्रकार से मैं ये देखती हूँ कि यदि मेरे भाव में कोई हमेशा-हमेशा के लिए था या अब मुझे पता चल गया कि है, तो वो हमारे लिए हमारे बाबा जी, माँ और गुरुदेव हैं। मेरे आराध्य वही हैं। मैं माँगूँ, मिल जाए, ना माँगूँ, मिल जाए। जो माँगा था वो मिले या जो माँगा था वो नहीं मिले। मुझे मालूम है उनकी इच्छा बहुत ऊपर तक देख सकती है, बहुत पीछे तक देख सकती है। मुझे जो मिल जाता है उसी को बटोर लेती हूँ, मैं इतना इतना प्रेम करती हूँ बाबा जी से। ये है। मैं किस एक भक्त और भगवान के बीच में ना मुझे नहीं लगता कि कोई प्रक्रिया जैसी चीज़ मैं कर पाऊँगी। मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं सिर्फ़ ध्यान में, प्रेम में कि जो हूँ मैं ही हूँ, अब देख लो अच्छी हूँ, बुरी हूँ, यही हूँ। पूरा-पूरा रख दिया कि बाबा जी यही हूँ। जो गुरुदेव कहते हैं ना कि आइए सामने बच्चे जैसे आइए, कोई पूर्वाग्रह लेके मत आइए। मैं हमेशा से जैसे विज्ञान के छात्र हैं, लोग चैलेंज करते हैं, हम डॉक्टर हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस है, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है? पीछे काफ़ी तमाशा भी आया। मुझे हमेशा से एक डॉक्टर होने की वजह से दरबार को समझने में बहुत सहायता मिली है, हमेशा से। क्योंकि हमारा दिमाग दिमाग उपलब्ध होता है, निरपेक्ष होता है, ईमानदार होता है, सुनने को तैयार होता है, सीखने समझने के लिए हमारे को ईश्वर ने एक इच्छा शक्ति दी हुई है। हमारी पूरी लाइफ लर्निंग होती है, हमारी पूरी लाइफ प्रैक्टिस होती है। अगर ईमानदारी का भाव हो तो। तो मुझे कभी नहीं लगा कि मैं एक डॉक्टर हूँ इसलिए समझी नहीं। मुझे लगता है शायद बनी ही इसलिए कि मुझे ये भी समझना है।
मैं आपको एक और अनुभव याद आ गया, बताती हूँ। जी, मैं पहली बार दरबार गई थी, तो गुरुजी के सामने बैठी थी शिव शक्ति हॉल में, मेरी बारी आई, चिकित्सा हो रही थी। तो मैं अकेला गई थी, दोनों बच्चे, हस्बैंड सब यहीं पे थे, फर्स्ट टाइम। गुरुजी ने जिसकी चिकित्सा चल रही थी, उसके बाद फिर कहते हैं, तुमको पता है वो अभी यहीं पे था। तो मुझे ना एक, जैसे कहते हैं ना, ट्रांस स्टेट ऑफ माइंड में, कि मैं थी भी और नहीं भी थी, वैसा लगा कि अभी तक तो मैं यही थी, फिर ये क्या हो रहा है? जगी तो मैं पूरी हूँ। लेकिन हाँ, ये याद है मुझे कि बहुत आँसू निकल गए थे, आई कुड फील। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा देख के बताओ अब क्या हाल है? तो मैंने कहा कि गुरुजी मुझे लगता है कि ऐसा है। और मैं फिर कहते हैं गुरुदेव, हाँ, हँस के कहते हैं, हाँ, ऐसा ही है। हुँ। उसके बाद मैं वापस लौट के अपने कमरे तक आई, तो मेरे हस्बैंड यहाँ से यूट्यूब लाइव देख रहे थे, फैमिली के साथ। तो वो मुझसे कहते हैं कि चित्रा, तुमको कैसे पता कि यहाँ पे ऐसा था उस वक़्त? तो मैंने कहा, आप क्या कह रहे हैं? तो कहते हैं, हाँ, तुम वहाँ लाइव में बोल के आई हो ना कि यहाँ पे उस वक़्त ये हो रहा था। तो मैंने बोला, हाँ। तो बोले, वो यही तो हो तो रहा था, बट तुम्हें कैसे पता? उस तो उतने वक़्त तक फिर मैं जो है इस भौतिक सांसारिक आँखों में जो भी क्षमता होती है सबके, वैसा है। मैं सोच रही थी ये क्या था? अब था। हुँ, उस वक़्त जिसने दिखाया था उसने दिखाया था, वो सामने थे। जी, हाँ, बाबा जी बहुत अनुभव देते हैं। पता नहीं, शायद 2-3 बार तो मेरी जान ही बचा चुके हैं। और मैं कभी कुछ माँगती नहीं, कभी नहीं माँगती। कभी ये नहीं कहती कि बाबा मेरा ये ठीक कर दीजिए, क्योंकि उनके हिसाब से जो ठीक है, मेरा वही सबसे ठीक है। मैं नहीं कहती। दिखता है कि वो तो ऑलरेडी सब कुछ जो मेरे हिसाब से फँसा बैठा हुआ था, सब सुलझा रहे हैं। बस मुझे अपने आप को पूरा उपलब्ध करना है। और इतना तो मैं अपने बारे में बोल गई, अपने अनुभवों के बारे में बोल गई। आगे होते ही रहेंगे, बाबा माँ की दया रहे। आप लोगों को मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ, दरबार की चिकित्सा पद्धति से जुड़ा हुआ, जो जिसको जो भी पूछना हो, इट विल बी माय प्लेज़र। मैं पूरी ईमानदारी से प्रयास करूँगी कि मैं साधारण शब्दों में उसको आप सबको समझा ले जाऊँ। बिल्कुल। आप कुछ भी, कोई भी टॉपिक पकड़ सकते हैं, कुछ भी जो आपको लगता हो कि इसका कहीं मेडिकल साइंस में इलाज नहीं है, या डॉक्टर लोग खिलवाड़ करते हैं, जो भी। बिल्कुल। दीदी एक सवाल सबसे पहले मैं पूछूँगा, एक नई चीज़ जो अभी मेरी नोटिस में आपने अभी जो बोला हुआ है, ये जो हमारा डीएनए होता है, तो एक माइंड में बहुत समय से एक क्वेश्चन घूम रहा होता है कि प्रेत और पितृ जो गुरुदेव कहते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या रहा? तो अभी अभी आपने बताया है कि पूर्वज हमारे वो होते हैं जो हमारे डीएनए के अंदर होते हैं, और जो प्रेत होते हैं वो डीएनए के अंदर नहीं होते, वो डीएनए के बाहर होते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप क्लेरिफाई करिए। अच्छा, और मैं सारे मैं भाई बहनों आप से चाहूंगा, जितने भाई बहन बैठे हैं यूट्यूब पे हो या जूम मीटिंग में हो, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सवाल जिसने मुझे बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा मुझे क्यूरियोसिटी दी है जानने की। जी। देखिए, ये हमारा डीएनए मॉडल है, ठीक है? जी। अब इसमें 2 स्ट्रैंड्स के बीच में, 2 के बीच में यहाँ पर जब जो जी। गड़बड़ी होती है, वो बाहर जाकर सरफेस पर, इसकी सतह पे उसका एक्सप्रेशन होता है। अगर अंदर ठीक है, तो बाहर ठीक है। बाहर वाला जो है वो सड़क छाप लोग भी हटा सकते हैं, हम्म। पर बैठा जो है बॉस, वो अंदर है, हम्म। ठीक है? और ये बॉस हमारी जनरेशन टू जनरेशन चलता चला जाता है। प्लस जो गुरुदेव समझाते हैं कि शादी होके दूसरे गोत्र, दूसरे दूसरे कुल से महिलाएं आती हैं, तो जी। उनके साथ जो एनर्जी ट्रेवल कर जाती है, और फिर जो नए परिवार में अगला जनरेशन आता है, तो फिर माँ का
और फादर का दोनों इकट्ठा होके जो बनता है, तो दूसरे कुल का भी दोष, अपना भी दोष, तो मिलके एम्पलीफाई हो गए और फिर वो बच्चे में और फिर उसके आगे में और। तो इस चीज को अगर आप समझें कि अगर यहां पर अंदर पूर्वज बैठा है जो बिग बॉस, तो व्यक्ति में इतनी उदासीनता, नेगेटिविटी, हतोत्साहित रहना, किसी से ना मिलजुल पाना, लो एनर्जी, इस टाइप के सिम्टम हम लोग क्लिनिकल साइड में देखते हैं कि जी ये भाई मूड मूड से अनस्टेबल है, डिप्रेस्ड है, नौकरी में सस्टेन नहीं कर पा रहा है, पढ़ने लिखने में दिमाग नहीं लगा पा रहा है, ऐसी ऐसी चीजें। तो ये अंदर वाला पूर्वज जो है बैठा हुआ है। अब इसको क्लिनिकल साइंस के हिसाब से अगर हम देखें, मॉलिक्यूलर साइंस के हिसाब से, तो प्रॉब्लम अगर इसके बनने में होती है, ये जो मैंने सीढ़ियां बनाई हैं, अगर जी इन सीढ़ियों के बनने में प्रॉब्लम हुई, तो बाहर सरफेस पर जो बनेगा वो खराब बनेगा। और अगर बिल्कुल। बाहर सरफेस पे बनने वाला खराब बनेगा, तो क्लिनिकली बच्चों में या बड़ों में या लाइफ लॉन्ग कुछ असाध्य बीमारियां होती हैं। हम्म अब इतनी बात बहुत सीधी है कि जितनी ज्यादा गड़बड़ी अंदर में आएगी, उतनी ही ज्यादा गड़बड़ी बाहर सरफेस पे दिखाई देगी। और जितनी ज्यादा बाहर सरफेस पे गड़बड़ी दिखाई देगी, उतना ही ज्यादा व्यक्ति वो अपने डे टू डे लाइफ में इनकैपेबल, असाध्य, डिसेबल या अज्ञात बीमारियों का शिकार होगा। अब होता ये है मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से कि यहां पर जो काम चल रहा होता है अंदर, वो बाहर जाके हमारे जीन्स बनाता है। और यही वो जीन्स हैं जिसको हम जब लैब में रीड करते हैं, उसको हम लोग होल एक्सोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। ठीक है, जो हम्म किसी टेस्ट में ना पकड़ा जा सके, वो जो टेस्ट जिसपे हम लोग फोकस करते हैं, उसको होल एक्सोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। मतलब पूरा पूरा हम इसको एक मनुष्य के शरीर का पूरा पूरा कार्बन डिटेल पढ़ रहे हैं। तो ये जी पूरा पूरा उसको हम पढ़ पढ़ के समझ लेते हैं कि ये कहाँ 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 मिस हुआ है, और क्या 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 इससे बीमारी ऑलरेडी जो हमारे रजिस्ट्री में है मॉडर्न मेडिकल साइंस के, कि ये खराब हुआ तो वो बीमारी आई। तो उसको हम मैच करते हैं और लक्षण पकड़ते हैं और समझ जाते हैं कि हाँ, ये वाला जीन डिफेक्टिव आया है, तो ये बीमारी तो इस मनुष्य को होगी ही, और उसका बिल्कुल। भविष्य फिर ऐसा होगा। जी अब होता क्या है कि मेडिकल साइंस के पास ऐसी चीजों को अज्ञात कह देना कि हम्म ये भाई हमने लैब में देख लिया कि जीन डिफेक्टिव है, उससे ये बीमारी होगी। लेकिन हमारे पास कोई ऐसी गोली, दवाई, इंजेक्शन, मरहम, पट्टी, सर्जरी, कुछ भी कर लो, गुरुजी के शब्दों में सर के बल खड़े भी हो जाओ, नहीं है कि हम यहां तक पहुंच जाएं और इस बिग बॉस को क्लीन कर दें, इसको हम्म मांज दें, इसको साफ कर दें। हम्म तो जब ये नहीं ठीक हो सकता, तो ये इसके सरफेस वाला नहीं ठीक होगा। और जब सरफेस हम्म वाला नहीं ठीक होगा, तो हमारी जीन खराब होगी, जो जनरेशन टू जनरेशन उतरती जाएगी और बीमारियां बढ़ती जाएंगी। और सारी ऐसी जिसको हम लोग अपने मेडिकल टेक्स्ट बुक में कहते हैं अननोन इटियोलॉजी, की कारण अज्ञात है। जब हम्म कारण अज्ञात है, तो निवारण कहां से ज्ञात होगा? हम खुद से मैं यथार्थ नहीं छुपा सकती, खुद से नहीं छुपा सकती। हमारी कुछ प्रोफेशनल बाइंडिंग होती है कि हमारी यही लिमिट है, इसी में जो है हमें करना है। लेकिन जब पूरा एक चक्कर पढ़ लो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब हमें ये अंदर बैठा जो इस कारण को हटा नहीं सकते, तो बाहर जो शरीर में प्रॉब्लम हो रही है वो ठीक कैसे कर ले जाएंगे? नहीं कर बिल्कुल। सकते, नहीं कर सकते। अब ऐसा ऐसा जीन जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है, और एक एक मानव शरीर में ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ जीन्स हैं। तो हम्म ये एक बात हुई कि यहाँ बैठा है पूर्वज, वो कंट्रोल करता है बाहर। और जितनी प्रॉब्लम अंदर होगी, उतने ही ज्यादा बाहर प्रेत एटमॉस्फियर से अट्रैक्ट होंगे। गुरुजी के उन लेक्चर्स में ऐसा होता था। बिल्कुल। अंदर जी जितना बैठा हुआ है, रुका हुआ, उतना ही ज्यादा वो बाहर वाले को बुलाएगा कि अच्छा चले तू भी आ जा, पहले से 4 थे, 6 और लग लेते हैं। फिर कहे हम्म अच्छा हम मजार पे गए थे, 10 और लेके आ गए। फिर कहे हम्म हम मायके से गए थे, चलो और 15 और आ गए। फिर कहे हम उल्टी सीधी पूजा करते हैं, तो उसमें से भी निकल के आ गए। कहे हम हर जगह हम्म पेड़ के नीचे मूर्ति को सर झुकाते हैं, चलो उसके नीचे हम्म से भी आ गए। और मैं इधर मेडिकल साइंस को देख रही हूँ, समझ रही हूँ, तो
प्रॉब्लम ये अगर गड़बड़ हुआ तो बाहर वाला गड़बड़ होगा। डेफिनेटली। और जितना बाहर वाला गड़बड़ होगा, हर जनरेशन में वो पहले से और ज्यादा गड़बड़ होता जाएगा। ये बात हुई। अब उसमें होता ये है कि किसी बीमारी में अगर एक मिसिंग है, कि एक गड़बड़ हुआ है, तो उसको हम प्रिसाइजली समझ लेते हैं कि ये गड़बड़ है, ये बीमारी आएगी। माँ के गर्भ से ही हम ये डायग्नोसिस निकाल सकते हैं। बढ़ते हुए 4 हफ्ते के बच्चे के अंदर से भी हम कुछ सैंपल लेकर, टेक्नोलॉजी एडवांस हम्म। होती है इधर की, बिल्कुल। आंसर तो हम ये पकड़ लेते हैं कि ये गड़बड़ है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि इसको ठीक कैसे करें, हम्म। ठीक है? फिर होता है अक्सर एक चीज़ और होती है माइटोकॉन्ड्रिया। हम्म। हमारा ये इतना बड़ा शरीर जो है, उसकी सूक्ष्मतम इकाई इस स्थूल शरीर की होती है सेल। उस हम्म। सेल के में एक केंद्र होता है, केंद्र के अंदर बैठा है डीएनए। केंद्र के बाहर, लेकिन सेल के भीतर ही एक चीज़ होती है जिसको हम लोग पावर हाउस कहते हैं या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। हम्म। उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है, लेकिन हम्म। वो डीएनए सिर्फ माँ से उसके बच्चों में आ सकता है, फादर से नहीं आ सकता। तो आप हम्म। सोच सकते हैं कि ये समस्या जनरेशन टू जनरेशन कितनी खराब होती जाती है, कि वो माँ जो अपने मायके की तरफ से संक्रमित होके आई है पूर्वज लेके, और अब नए कुल में उतर आई है, तो वो अपने अगले जनरेशन में पिता के दोष, अपने कुल के दोष और अपने माइटोकॉन्ड्रिया के भी दोष डालती चली जाती है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसका रोल क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा चिकित्सा में कभी-कभी गुरुजी के सामने लोग आते हैं, कहते हैं, "गुरुजी खाते तो बहुत है, लगता नहीं है।" कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हमें पता होता है कि इसको इतनी सारी चीज़ों से एलर्जी है। इसको एक स्पेशल डाइट पे रखना है इस मरीज़ को, कि जी। ये मरीज़, कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो जीवन पर्यंत कुछ सॉलिड खाना नहीं खा सकते। लिक्विड स्पेशल डाइट पे वो, और व्हीलचेयर बाउंड होके जितना उनका है जीवन उतना बिता ले जाते हैं। कारण कहाँ बैठा हुआ है? वही माइटोकॉन्ड्रिया जो माँ से आया है। उसी माइटोकॉन्ड्रिया का ये काम होता है कि जो हम भोजन करते हैं, उस भोजन को ऊर्जा में बदल देना, और वो ऊर्जा शरीर के संरचना में और शरीर को स्वस्थ रखने में, बीमारियों से लड़ने में वो ऊर्जा उधर काम आती है। तो जब यहीं पे पावर हाउस ही डैमेज हो गया है, तो बच्चे भी डैमेज हो जाते हैं। अब इसको दरबार के तरीके से अगर समझा जाए, तो दरबार कहता है स्मृति चिकित्सा। हम्म। इसी स्मृति को जो जनरेशन टू जनरेशन उतरती चली जाती है, और बिल्कुल। वाह। गुरुजी के सामने जाते ही जब गुरुजी कहते हैं, अरे ये तो, अरे तुम तो फलाने की पूजा कर रही थी, तुम तो खाली यहाँ आई हो प्रक्रिया करते हैं, ऐसा होता है। हम्म। फिर हम्म। एक ही स्कैनर में उनके जो टीम के लोग होते हैं, गुरुदेव खुद, वो बताते हैं कि हमें ये भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, अक्रॉस द जनरेशंस, इस कुल का भी, उस कुल का भी, सब क्या-क्या हुआ है, सब दिखता है हम्म। उनको। वो ऐसा नहीं है, अगर आप भयंकर रूप से कहें कि हम ही सही हैं, हमेशा इसी भाव में उतर जाइए, तो आप इस चीज़ को डिनायल में लेके जाएँगे कि अरे गुरुजी की चिकित्सा हमें समझ नहीं आती, मॉडर्न मेडिकल साइंस इससे बहुत अलग है। अलग नहीं है, अलग नहीं है, आपकी सोच या चेष्टा में मैल बैठा हुआ है। आप जिस दर्जा 9 से जब हम विज्ञान के विद्यार्थी हो जाते हैं, हम दूसरों से अलग हो जाते हैं, बहुत फ़ोकस या ट्रैक में चले जाते हैं। पढ़ते-पढ़ते, पढ़ते-पढ़ते हमारी बुद्धि हमेशा से उत्सुकता, हम्म। ईमानदारी, आगे से, पहले से और अच्छा होना है, इसमें ही उतरती जाती है। तो वो हम्म। हमेशा से ये पर्सनैलिटी का ये ट्रेट जो है, अगर इसको बचा के रखो ईमानदार, तो गुरुजी की चिकित्सा आपको सबसे इवॉल्व लगेगी, हम्म। सबसे ज़्यादा विकसित। वो जो स्कैनर में देखते हैं अपने, उनके स्कैनर को मेरे पास नाम नहीं है, मैं क्या बोलूँ? बट वैसा तो यूएसए में बैठ के भी किसी स्कैनर में वो क्षमता नहीं होती, कोई टेस्ट ऐसा नहीं होता है जो वो देख ले जो गुरुदेव देखते हैं। और जब वो देखते हैं, कारण पकड़ते हैं, तो वो निवारण भी करते हैं। जी। हमें जब दिखता ही नहीं है या कभी दिखता है तो सिर्फ कारण दिखता है, निवारण तक हम कैसे पहुँचेंगे?
वही बात है कि बाहर से धूल झाड़ दो कि जी सिम्टम आया है तो उसको सिम्टम के हिसाब से दवाई, इंजेक्शन, पट्टी, गोली जो भी करना है ऊपर वाला कर दो। और अंदर से अगर आपका जीन्स डिफेक्टिव है या पूर्वज बैठे हुए हैं दरबार के शब्दों में, वो दरबार ही ठीक कर सकता है। जी। एक क्वेश्चन दीदी, श्योर। मैं अभी अपनी तरफ से ही क्वेश्चंस ले रहा हूँ क्योंकि मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती चली जा रही है। एक तो जब सारिका दीदी का पहला सेशन हुआ था तो उन्होंने इतने सारी क्यूरियोसिटीज दे दी थी कि हमने पहली बार मतलब दरबार को देखने का जो एक नजरिया है, नया नजरिया, वो हमें सारिका दीदी से मिला, आपसे मिला। और उम्मीद करेंगे और भी बहुत सारे भाई बहन हैं ऐसे जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नॉलेज रखते हैं, तो उनसे थोड़ा थोड़ा नॉलेज हम सभी के अंदर ट्रांसफर हो रहा होगा। अभी जितने भाई बहन यहाँ इस मीटिंग के अंदर हैं, पहले तो हैंड रेस करके बताएं कितने लोगों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, मतलब चिकित्सा तक कंप्लीट है। हैंड रेस करके बताएं कितने भाई बहन हैं जिनकी पूर्ण चिकित्सा हो चुकी है। 9। मुझे और दीदी को मिला दे तो 11। हैंड रेस करिएगा, नो रिएक्शन। बिल्कुल 10, 11। यूट्यूब पे जितने लोग हैं वो मी लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में मी लिख सकते हैं जितने लोगों की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। एक बात शायद आप सभी को एक आज जो दीदी ने बताया उससे समझ में आया होगा कि जब हमारी प्रक्रिया हो रही थी तो गुरुदेव ने तो बस इतना बोला, संहार संहार संहार। लेकिन उस एक शब्द के पीछे कितनी बड़ी एक साइंटिफिक प्रोसेस हुआ, कितना डीप क्लींजिंग आपकी बॉडी की हुई। मतलब ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आपकी बॉडी में है, आप ये मान के चलिए एक एक सेल आपका क्लीन हो गया जब डीएनए क्लीनिंग की बात हो रही। तो उस कहते जी हमें तो 1 मिनट मिला जी गुरु जी के सामने जाने का केवल। उन्होंने ये कह दिया भाई आप ठीक है आगे बढ़ो, हरिहर हो जाओ। लेकिन जरा सोचो, गंभीरता से सोचो, 1 मिनट ही बाबा के सामने खड़े हुए थे, लेकिन कितने जबरदस्त तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, जैसे दीदी ने अभी जो चीजें एक्सप्लेन करी, उस चीज को अगर आप लॉजिक मान के अपने ऊपर टेस्ट करें, करोड़ों करोड़ों जो आपके शरीर की जो जो डैमेज्ड पार्टिकल्स आपकी बॉडी के अंदर थे, जो आने वाले लाखों साल तक, करोड़ों साल तक भी ठीक नहीं होते, क्योंकि आज तक कभी ठीक हुए नहीं। लोग जितने ज्यादा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस तरह से दीदी ने चीजों को एक्सप्लेन किया, हम जितने ज्यादा जन्म आगे लेते जा रहे हैं, हमारी जो बॉडीज हैं, हमारे जो पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है, वो उतना ही ज्यादा बिगड़ता चला जा रहा है। और इसीलिए जो समाज में जो आप इम्बैलेंस एक देख रहे हैं ना, जो प्रकृति के अंदर एक बैलेंस बिगड़ता हुआ आप जब देख रहे हैं, उसका लॉजिक आपको शायद सब लोगों को समझ में आज आया होगा। तो एक बार हाथ जोड़ के माँ बाबा को धन्यवाद दे दो जहां भी बैठे हो क्योंकि समझ में तो बहुत सारी चीजें अब आई कि उस 1 मिनट के वक्त के दौरान जब बाबा के सामने हम थे, तो हवन करने के बाद बहुत सारी चीजें चली गई, संकल्प किया आपने, बहुत सारी चीजें चली गई, आपने ब्लैक मैजिक का कार्यक्रम अटेंड किया, उससे बहुत सारी चीजें चली गई, स्मृति चिकित्सा आपने की, उससे बहुत सारी चीजें चली गई, और जो भी चीज बची थी उसको बाबा ने लास्ट में पकड़ा और सबको आपके अंदर से हरिहर कर दिया। तो उस 1 मिनट के अंदर आपकी बॉडी की पूर्णता जो क्लींजिंग हुई। और आज शायद एक बात और आपको समझ में आई होगी कि जब बाबा ने अंत में, जब आप सारी प्रक्रिया कर चुके होते हैं, तो बाबा एक बहुत अच्छी बात कहते थे, आजकल शायद वो ऑडियो से होता है, कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एकमात्र दरबार है जो आपको इस बात का चैलेंज कर सकता है कि आज आपका एक नया जीवन हुआ और आपके जीवन के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज आपके अंदर थी वो सारी की सारी खत्म हुई, और आप में से कोई भी व्यक्ति खड़े अपना आंख बंद करके अपने एक पूर्वज को भी नहीं देख सकता। तो उसका लॉजिक मुझे आज समझ में आया जब दीदी ने ये बताया है कि पूर्वज आपके डीएनए के अंदर होते हैं, तो बाहर वालों की तो सफाई, वो तो 5 वन वाला जो लॉजिक है दीदी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि 5 वन आपने किए तो डीएनए के बाहर वाली जो चीजें वो ऑटोमेटिक क्लीन हो गई, उसके लिए तो आपको गुरुदेव तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन बाकी की जो आपकी चीजें थी, जो डीएनए के अंदर जो आपके पूर्वज जो बैठे होते हैं, उनकी क्लींजिंग आपकी
उसी समय हो जाती है जब बाबा इस बात को कह देते हैं कि आज से आप संपूर्ण रूप से फ्री हो गए। दीदी, दीक्षा के किस लेवल पे हैं और अभी, और दीक्षा के आपके थोड़े से अनुभव जो आपको लगा है इजी वे में शेयर किया जा सकता है, क्योंकि लाइव प्रोग्राम है। तो लाइव प्रोग्राम में हमारे ऊपर बहुत सारे बंदिशें होती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अंदर ऐसी चीजें अनुभव हमारे होते हैं जो हम पब्लिकली डिक्लेयर नहीं कर सकते, या यूं कहें कि गुरुदेव के आदेश भी नहीं होते हैं बहुत सारी चीजों को बताने के। जैसे दरबार में बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो आपको साधारण रूप से घूमते फिरते दिखते हैं, लेकिन उनको आप साधारण मत समझिएगा। मैं कई बार आपको कह चुका हूं, जो एटलीस्ट चलिए मंत्र दीक्षा को तो आप छोड़ दीजिए, मंत्र दीक्षा तो आपका सिर्फ एक टेस्ट है, लेकिन तंत्र दीक्षा में जो लेवल 1 पे भी पहुंच गए, तो आप ऐसे मान के चलिएगा उनके अंदर जो संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति है उसका जो है वो बीजारोपण हो चुका होता है, और बीजारोपण होने के बाद उससे वो वृक्ष बनना शुरू हो जाता है। जबकि मंत्र दीक्षा मेरा ऐसा मानना है कि आपके अंदर बीजारोपण अभी हुआ है, आप उसकी दीक्षा से अपना जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं, धीरे धीरे वो जो बीज होता है वो बीज फूट कर एक छोटा सा अंकुर बनता है। तो अंकुर बनता है तो आप तंत्र लेवल के 1 में चले जाते हैं। तो तंत्र लेवल 1 में भी जितने भाई बहन पहुंच चुके हैं, आप उनको साधारण इंसान समझने की भूल मत करिएगा। दिखने में आपके जैसे हमारे साधारण है क्योंकि सब गृहस्थी है, लेकिन हजारों हजार साल तपस्या करके जो फल नहीं मिलता है वो पूर्ण गुरु के संपर्क में आते ही आपको एक क्षण में मिल जाता है। एक क्षण मतलब एक सेकंड की भी बात नहीं हो रही, एक क्षण में आपको वो मिल जाता है। और शायद अब कितनी कितनी सारी कृतज्ञता आपको माँ बाबा के प्रति व्यक्त करनी चाहिए यार। अष्टमी का दिन इतना पावन आज शुभ दिन है कि माँ की कृपा से, बाबा की कृपा से कितनी मतलब भयानक से भयानक कष्ट जो जीवन में हमारे थे। अब एक सवाल जो हम सबसे पूछते हैं कि अगर ये दरबार नहीं मिलता तो हमारे जीवन में क्या होता, ये सवाल मैं दीदी से तो पूछूंगा, लेकिन इस सवाल का जवाब आज आप अपने अंदर दीजिएगा कि अगर दरबार नहीं मिलता तो क्या होता, और दरबार मिलने से आपको क्या फायदा हुए। आपसे सभी से हाथ जोड़ के मैं एक प्रार्थना करता हूं, आप गुरुदेव से संबंधित कहीं भी चर्चा हो रही हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो किसी के इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो किसी के फेसबुक पे हो, वहां पे अपने जीवन के अनुभव आप जरूर लिखिए। 2-3 लाइन में लिखिए कि करोली शंकर महादेव से दरबार से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया। जितना ज्यादा आप अपने कमेंट्स को शेयर करते हो, जितना ज्यादा फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जहां भी आपको मौका मिले, आप इस बात को अपने अंदर से जो आत्मा से आपकी यस निकलती है उसको आप लिखिए। क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ते हैं उसको, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, जीवन से भटक गए होते हैं, लेकिन उनको एक नई रास्ता मिलती है आपके सिर्फ एक कमेंट को पढ़ के। आपका एक कमेंट किसी को दरबार से जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है, और उसके करोड़ों करोड़ जन्म जो पीछे हुए हैं या आगे हुए हैं, आगे होंगे, उसके परिवार के जो करोड़ों करोड़ों सदस्य हैं जो पीछे से पूर्वज बन के फंसे हुए हैं या आगे जाके फंसेंगे, उन सबसे उनको मुक्ति मिलती है। तो यही सोच के इस कार्यक्रम की शुरुआत करी गई थी, जो भटके हुए हैं माँ बाप की कृपा से उनको सद्बुद्धि मिले, और आप जैसे जो गुरु भाई बहन है जिनको इतने अनुभव है वो अपने अनुभव शेयर करें, लोग सुने और उनको पता पड़े कि हम कहाँ भूल कर रहे हैं। एक बात गांठ बांध लीजिएगा, कोई आपको अगर कष्ट अभी भी है, हम ये नहीं कहते कि पूरी तरह से कष्ट खत्म हो गए, क्योंकि सिम्टम धीरे धीरे जाते हैं, वो दीदी से हम पूछेंगे, और सारिका दीदी ने भी उसका बहुत अच्छे से जवाब दिया था, दीदी से ही वो क्वेश्चन करेंगे। लेकिन उस क्वेश्चन को आप दूसरों को बताने की बजाय आप माँ बाबा को बताइए। और हमेशा ऐसे ध्यान रखिएगा, आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा मैं फोन से कृष्णा जी पे बात कर रही हूँ, कृष्णा जी तो सुन रहे हैं, लेकिन घर में जो आपके बाबा बैठे हैं वो नहीं सुन रहे हैं। उस समय आप ऐसे ही विश्वास करिए जैसे आप कृष्णा जी से बात कर रहे हैं ना फोन पे, इधर से मैं हाँ हूँ बोल रहा हूँ, बिल्कुल दीदी आप सही कह रहे हैं, आपकी ये परेशानियां सॉल्व हो जाएगी। वही बात माँ भी सुन रही होती है आपके घर में बैठ के, बाबा भी सुन रहे होते हैं, क्योंकि जो प्रोसेस अभी दीदी ने डीप में आपको बताया, इस बात से आपको ये सारी चीज समझ में आ जानी चाहिए। और गुरु गीता का आश्रय जरूर लीजिए, गुरु गीता पढ़ने से बहुत सारे आपके माइंड के जो कंफ्यूजन होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और इसकी पावर क्या है, मैंने अभी दीदी, अब मेरे पास किसी ने यूट्यूब पे एक कमेंट लिखा था, किसी ने पर्सनली व्हाट्सएप पे भी लिखा था, तो लोगों के जो रोग और कष्ट है वो सिर्फ गुरु गीता पढ़ने से दूर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप पूर्ण गुरु से जुड़े हुए हैं, और आप पूर्ण गुरु की जो जो उनकी जो शक्तियां हैं, जो उनकी कृपा है, आशीर्वाद है, उसको आप समझ पाते हो गुरु गीता पढ़ के, क्योंकि महादेव ने साक्षात स्वयं बोली है वो वाणी। और जब आप महादेव की वाणी स्वयं सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि हमारे जो गुरुदेव है, हमारे जो बाबा है वो कौन है, हमारी जो माँ है वो कौन है। तो जब ये प्रगाढ़ विश्वास आपके मन में हो जाता है तो आप सिर्फ एक इंसान से उस बात को, अपने कष्टों को ना बोलकर आप सीधे सीधे उनसे बोलने लग जाते हैं, तो आपकी जो समस्या है वो चुटकियों में सॉल्व हो जाती है। तो दीदी, एक सवाल जो सबसे बार बार होता ही है कि दरबार ना मिलता तो जीवन में क्या होता। मेरे लिए तो उन मुसीबतों का जिसका कोई आंसर नहीं था, खुद में नहीं समझ आता था, उन सब का धन्यवाद है कि मुझे दरबार मिला। और अगर मैं खुद के ऊपर कहूँ तो शायद
मुझे अच्छे से याद है, कम से कम 3 बार तो बाबा जी ने मेरे प्राण बचाए हैं। जैसे कि अभी एक परसों ही हुआ था। मतलब गारंटी कि नहीं बचूँगी। अब हम्म। अमेरिका है, ट्रैफिक है, बाकी आप समझदार हैं। हम्म। मतलब बाबा जी ने बचाया है। 3 बारी तो बाबा जी ने मुझे बचाया है। खींच के मुझे यहाँ से दरबार भी बुला लिया। आप जैसे अभी कह रहे थे ना कि एक चुटकी में बाबा जी दे के सामने हम जाते हैं और चीज़ें ठीक होती हैं, जो बचा-खुचा होता है वो भी निकल जाता है। मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि एज़ अ फिजिशियन यहाँ के सिस्टम के हिसाब से मैं देखूँ तो रात को इमरजेंसी रूम खुला हुआ है और बहुत मरीज़ हैं, ऐसे उदाहरण के तौर पर कहूँ। लेकिन जो नर्स या डॉक्टर की टीम होती है, वो ये डिसाइड करती है कि किसको कितनी कम प्रतीक्षा करनी है और कौन कितने जल्दी अंदर खींच लिया जाएगा। जी। तो जितने गहरा आपका घाव या जितना आपने बाबा को कहा, "बाबा आई लव यू" इन माय वर्ड्स, हम्म। उतना जल्दी वो नर्स और फिजिशियन आपको अंदर खींचते हैं। और अगर बिल्कुल आप गेट इमरजेंसी पर में। ही बवाल कर दो अगर आप गेट पर ही बवाल कर दो कि यहाँ तो पैसा लगेगा या मैं इधर जाऊँ इस अस्पताल की उस वाले अस्पताल जाऊँ, यू आर द वन हू इज़ लूजिंग टाइम, हम्म। नॉट नॉट द टीम। हम्म। आप अपने आप को रिस्क पर रख रहे हैं, मूर्ता में आप अपना समय खो रहे हैं, आप अपने जी। कष्टों को छोड़ने के लिए उपलब्ध नहीं हैं। मैं इस चीज़ को ऐसे समझती हूँ। तो दरबार नहीं मिला होता तो मेरा प्राण तीसरी बार बचाता कौन? तीसरी बार छोड़िए, पहली बार ही कौन बचा और था? है ना? पहली बार कौन बचाता? और मैं भारत में जब तक थी मैं मुझे गजब आकर्षण था कि मैं हमेशा दिल्ली में रही हूँ, जी। पढ़ाई-लिखाई के सिलसिले में, लेकिन मैं भाग-भाग के बनारस जाती थी, विश्वनाथ जी हम्म। दर्शन करने। हम्म। हो जाती थी, परिवार वालों को तंग करती थी, डेढ़ 2 दिन की छुट्टी लगी, दिल्ली से बस्ता उठाया, निकल लिए। जाती थी दर्शन करके वापस। अब घर वाले उसमें असहज होते थे कि भई ये अकेले चल दे रही है, तो चलो इसको कोई हम्म। बनारस में इसके साथ रहे, दिल्ली तो दिल्ली है, हॉस्टल है, सेफ है, लेकिन यहाँ पर ऐसे तो मैं आती-जाती रहती थी। मुझे एक गजब प्रेम, आकर्षण, शांति काशी विश्वनाथ में जी। पता नहीं क्यों, किस उम्र से है मालूम नहीं, बट हम्म। है। तो बाबा जी का मिल जाना, माँ का वीडियो भेज देना, गुरुदेव का दर्शन पाना, बात होना, ये सब मुझे अपने जीवन का सबसे सुंदर अनुभव लगता है। इससे अच्छा मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं है। बहुत सुंदर। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जी। मेडिकल साइंस और दरबार और गुरुदेव जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं चीज़ों को, उसको लेकर समझते हुए, जैसे कभी-कभी लोग आते हैं, चिकित्सा पूरी हो गई है और गुरुजी के सामने कहते हैं, "गुरुजी हमें ये हो रहा है, वो हो रहा है या होता था", ऐसा बात। तो फिर गुरुजी कहते हैं, "अरे चलो बेकार की स्मृति नहीं बनाओ, सब एकदम ठीक ठीक दिख रहा है, सब एकदम स्वस्थ हो चुके हो, कुछ भी नहीं बचा है।" ऐसा देखा होगा आपने भी? जी। जी। फिर उ है ना? तो उसमें होता क्या है कि गुरुजी ने तो आपके डीएनए तक जाके आपको क्लीन कर दिया, पीछे का भी पूर्वज सबको जो जहाँ जाना था उसका मुझे सही शब्द नहीं पता, मुक्ति हो गई उनकी। आगे की जनरेशन में भी कोई दोष नहीं आएगा क्योंकि आपको अब के लेवल पर क्लीन कर दिया। डीएनए में जितने लोगों को रखे हैं सबको क्लीन कर दिया। दोनों कुलों को क्लीन कर दिया, हर कुछ हो जाता है। लेकिन ये डीएनए का डैमेज मेडिकल साइंस इसको एक्सप्लेन कैसे करता है कि या तो ये जनरेशन टू जनरेशन पहले से उतर के आ रहा होता है। नंबर 1 दरबार ने उसको क्लीन कर दिया। अब आप वहाँ खड़े होके कहते हो मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, गुरुजी कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है, अनायास स्मृति मत बनाओ। बिकॉज़ जब आप अपनी उस बीमारी को जिससे पीड़ित थे और छूट नहीं पा रहे थे, कोई डॉक्टर आपकी मदद नहीं कर सकता था, उसको याद करते हैं उस बीमारी को, तो आपको स्ट्रेस हो रहा होता है। और जब स्ट्रेस होता है, तो मॉडर्न मेडिकल साइंस कहता है बस उसी वक़्त शरीर में सूक्ष्मतम लेवल पर, इस स्थूल शरीर में डिस्टर्बेंसेस जो आती हैं, उससे आपका डीएनए डैमेज हो सकता है। जो जितना ज़्यादा स्ट्रेस में जाएगा, उसका डीएनए उतना ही डैमेज होगा। और आप स्मृतियों में जाते हैं कि हमारे को ये था या हो रहा है, उस वहम में जाएँगे, भ्रम में जाएँगे, तो स्ट्रेस में जाएँगे। जब स्ट्रेस में जाएँगे, तो फिर से अपने सुंदर क्लीन डीएनए को
आप वाक़ई में एक वल्नरेबल सिचुएशन में बुला के डाल रहे होते हैं कि आ जाओ, फिर से हमने याद किया है, फिर से स्ट्रेस में गए और डीएनए जो है डैमेज हो जाएगा। इसीलिए पिता के रूप में खड़े गुरुदेव हमेशा ये कहते हैं, अनायास की स्मृति मत बनाओ। उन्होंने माँ की जैसा आपको क्लीन कर दिया, आपका जतन कर दिया, लालन-पालन कर दिया, न्यूट्रिशन दे दिया। अब वो फादर बिल्कुल। के रोल में भी उतर आए। उन्होंने बोला अनायास स्मृति मत बना। हम्म। उन्होंने ज़िम्मेदारी ली है, लेकिन आपको भी ज़िम्मेदार होना है कि आप अनायास पीछे भूत में मत जाओ। वर्तमान में रहो, अपनी पूरी-पूरी क्षमताओं को यूटिलाइज़ करो, उसी में खुशी है। काफ़ी कुछ समझ में आता है दरबार की चिकित्सा, गुरुदेव की बातचीत से बहुत कुछ आप समझ सकते हैं मेडिकल साइंस को, बहुत कुछ। मैं सूक्ष्म का कुछ नहीं जानती, मैं उस काबिल नहीं हूँ, बट मैं इधर को उधर समझने की कोशिश करती हूँ और आंसर मिलते हैं। जी जी। एक क्वेश्चन भी अब दीदी पहले बीच में पूछ लेता हूँ मैं आपसे। श्योर। इस समय यूएसए में क्या टाइम हो रहा है? आई लव दैट क्वेश्चन। सुबह के पौने 4 बज रहे हैं और मैं 2 बजे 2 एएम बिल्कुल। न्यूयॉर्क टाइम से बैठी हुई हूँ। बिल्कुल। अब इतना कभी। मुझसे कौन करा सकता है बाबा जी? मुझसे इतना कोई और नहीं करा सकता, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। ये तो बाबा करा रहे हैं, आप देख रहे हैं ना मेरी ऊर्जा का क्या स्तर है इस वक़्त। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बाबा जी करा क्योंकि रहे हैं। हम तो आराम से दोपहर में 1:15 पे आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन इस समय ऑपोजिट है एकदम टाइम। ऑलमोस्ट ऑपोजिट है। हाँ, और मैं आपको जी। बताऊँ कि मेरा ना इतना लोगों से मिलने का, कनेक्ट करने का नेचर नहीं है बात करने का। जी। व्यस्त जीवन और बिल्कुल। किससे क्या बात करूँ, कोई टॉपिक भी तो होना चाहिए। लेकिन दरबार की कुछ बहुत अच्छी-अच्छी भक्तों से बाबा ने मुझे जोड़ा है एकदम अतार्किक, कि कौन कहाँ हम्म। बैठा है, कौन कहाँ बैठा है, कोई संबंध नहीं। लेकिन हे, जुटे ऐसे हैं कि वो मेरा 2 घंटा कोई ले ले, फिर भी मेरी हम्म। रुचि नहीं खत्म होगी। बिल्कुल, बात खत्म कुछ नहीं होगी। ऐसे-ऐसे गुरु भाई हैं मेरे जो जी इतना जी। मतलब मैं उनकी दीदी ही हूँ वाक़ई में। इतने बिल्कुल। अच्छे-अच्छे लोग हैं। जी। तो दरबार हम्म। है, उसका आकर्षण है और उसकी समझ अगर हो जाए तो बाबा जी की बहुत कृपा। जी बस उसी वही वही अच्छा लगता है, वही 2 एएम से 4 एएम जो बैठ गई आपकी इस मंडली में, जी। वही है कि वो बाबा जी केंद्र बिल्कुल। में बैठे हुए हैं, माँ बैठी हैं, गुरुदेव दिख रहे हैं। डेफिनेटली। अभी दीदी थोड़ी देर पहले जो आपने बताया कि गुरुदेव जब बोलते हैं कि फालतू की स्मृति मत बनाओ, तो बाबा मन की बात सब जानते हैं। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन ही नोट डाउन किया था कि चिकित्सा के बाद अगर कोई गलत सोचे तो उसका हमारे पर क्या इम्पैक्ट आएगा। मैं साइकोलॉजिकली आपसे पूछना चाह रहा था और उसका जवाब आपने स्वयं से, बाबा ने आपसे दिला दिया कि जब आपकी पूर्ण चिकित्सा हो गई, गुरुजी कह रहे हैं कुछ भी नहीं बचा है, बेटा है ही नहीं। तो पहली बात तो हमें, अगर इसको लॉजिकली आप भक्ति भाव से भी जोड़ के देख सकते हैं, और अगर आप ज्ञान भाव से जोड़ेंगे तो दोनों चीजों का अलग अलग रोल है। आप दोनों से जोड़ के देखिए। पहले भक्ति भाव से जोड़िए कि जब गुरुदेव कह रहे हैं कि बेटा कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ हरियर हो गया, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता, तो पहले इसको मनाने, मन को मनाने के लिए आप ये समझिए कि गुरुदेव जो बोल रहे हैं आपको, वो गुरुदेव जो शरीर में दिख रहे हैं वो नहीं बोल रहे हैं। आप सबसे पहले ये समझिए कि आपके जो गुरुदेव है, पूर्ण गुरु है, वो कौन है। पूर्ण गुरु वो हैं जिनकी प्रेरणा से, जिनके कृपा प्रसाद से ब्रह्मा विष्णु महेश पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। अगर गुरुदेव ये बोल देना कर ब्रह्मा फ्रीज स्टैच्यू, स्टैच्यू शायद वर्ड से शायद आपको याद आया होगा, जब बाबा बोलते हैं ना स्तंभित, कैसे करके कुछ करते हो मुद्रा, स्तंभित का मतलब हुआ स्टैच्यू, हिल नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है। वो दिखने में तो आपको जो तो शब्द मेरे दिमाग को एकदम नॉक कर गए। डीएनए, डीएनए, डीएनए कई बारी बोला और उसके ऊपर पूरी चर्चा चल रही थी। बोल हरि बोल हरि बोल।